पैनी नज़र ना सिर्फ सेकेंडरी मार्केट्स पर लेकिन प्राइमरी मार्केट्स पर भी रखती हैं। आप डायरेक्टर हैं IIFL वेल्थ मैनेजमेंट की। अनु जी नमस्कार, शुभ प्रभात और स्वागत है। बहुत दिनों बाद, बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए। नमस्कार शैल जी, नमस्कार। जिस तरीके से मार्केट है इस समय, आई थिंक हमारे जैसे लोगों की जरूरत कम है, आपके जैसे लोगों की जरूरत इस समय ज्यादा है, जो लोगों को पूरी एक तरीके से एक स्ट्रेंथ दे सके मार्केट में रहने की। अनु जी, हम लोग तो सिर्फ जो आप लोग इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम पिछले 2 दशक से IIFL में करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ उसको स्क्रीन पर लाते हुए दिखते हैं। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप एक बहुत बढ़िया IPO फंड भी मैनेज करती हैं। आज एक शानदार लिस्टिंग आपके सामने मेट प्लस की आती हुई। सबसे पहले आप ओवरऑल ज़रा सेंटिमेंट की पिक्चर हमारे सामने बनाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए किस हिसाब से ये गिरावट आई और अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा। IIFL वेल्थ ना सिर्फ एक बहुत बड़ा ब्रोकर है लेकिन बहुत ही करीबी तौर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से जुड़ा हुआ है। अनु जी, आजकल उनकी नाराजगी बाजार पर बहुत भारी है, क्या कहते हैं आपके विदेशी मित्र? देखिए, जनरली हर साल हम देखते हैं कि नवंबर एंड से दिसंबर 15 तारीख तक एक मुनाफा वसूली करते हैं। जनरली 15-16 तारीख तक ये सेलिंग खत्म हो जाती है। ये हमने कल तक चलती हुई देखी है। वो इसलिए भी हो रहा है कि दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे प्रॉफिट्स इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ज्यादा थे। तो वियतनाम में अभी भी 30% ईयर टू डेट गेन्स है और हमारे यहाँ लगभग अभी भी 20% है। तो जहाँ पे भी उनको मुनाफा लेना है तो ये उनमें से एक मार्केट है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमने पिछले महीने एक डाउनग्रेड्स देखे थे काफी इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस के हमारी कंट्री के वैल्यूएशन पे, वो मोर और लेस जितनी बिकवाली आनी थी वो अब प्राइस्ड इन है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें जिस तरीके से एक ग्रोथ का रुझान है, और जो सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके से कॉग्निसेंट के रिजल्ट्स या एक फॉरवर्ड मार्किंग आई है कि वो किस तरीके से दिख रहा है। और आज भी अगर हम देखें कि आज इन्फोसिस एक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे है, सारा मिड कैप IT अच्छी तरह से चल रहा है। तो आई थिंक 2-3 चीजें बहुत क्लियरली उभर के आती हैं। हाँ, हम अपने मल्टीपल्स से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जो एवरेज 10 साल के मल्टीपल्स हैं, बट हमें जो ग्रोथ प्रीमियम मिल रहा है वो किसी कारण से मिल रहा है। ये नहीं कह रही हूँ कि 18,600 या 18,700 वाज जस्टिफाइड, बट इट डजंट मीन कि आप 15,000 या 15,500 चले जाएंगे। एक जो फ्रॉथ था मार्केट में वो हमने पिछले 1 महीने में टाइम करेक्शन एंड वैल्यू करेक्शन में देखा है। जिस तरीके से एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है या ओमिक्रॉन के जो कंसर्न्स हैं वो जायज है, और मेरे ख्याल से आप कंसोलिडेट और 1 से 2 महीने कर सकते हैं। बट मेरा और हमारे फर्म का यही मानना है कि दिस इज अ गुड टाइम कि आप अगले 3 साल का व्यू बना के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम में से कोई भी उतना शार्प एज नहीं है, चाहे वो टेक्निकल्स का टूल हो या फंडामेंटल्स का टूल हो, कि हम एग्जैक्टली बोल सकें कि जी कंसोलिडेशन खत्म हो गया और आप आज यहाँ पे पूरे 100 रुपए डाल दीजिए। पर मेरे ख्याल से यहाँ से मार्च तक अगर आप लगभग अच्छी तरीके से मिड कैप्स में और फाइनेंशियल्स में आप अगर जो काफी गिर चुके हैं उसमें एक SIP करें, और जो एक मार्केट को स्टेबिलिटी ला रहा है टेक सेक्टर, उसमें आप अपना लगभग 100 में से 20 रुपए डालें, तो आपको 3 साल के ऊपर काफी अच्छा रिटर्न देगा। बिकॉज अगर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो आपका अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो चाहे वो इंफ्रा हो, रियल एस्टेट हो, मेटल्स हो, जहाँ पे भी केपेक्स साइकिल होगा वो रिफ्लेक्ट होगा आपके बैंकिंग सेक्टर में। सो आई थिंक इस सेक्टर ने आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। अब आप उसको चाहे आप लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स देखें, PSU बैंक्स देखें, NBFCs देखें, कॉम्बिनेशन देखें, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से आप 3 महीने SIP करके चलें। जी, तो अनु जी ने अगर आपको 100 रुपये इस वक्त निवेश करने हैं, 20 रुपये आपको राय दी है कि टेक स्पेस में लगाएं। अनु जी, ये बताइए बैंकिंग स्पेस में आप बचे हुए 80 में से कितना लगाएंगी?
देखिए जो वेटेज है वो लगभग 30 से 35 रुपए का है। आई वुड से आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखनी चाहिए, बिकॉज इस समय अगर अगले 3 से 4 साल हम एक रुझान देख रहे हैं कि ये एक सिक्लिकल मूव है, तो मेटल्स आपके पास 5 से 7% होना चाहिए। आपके पास बैंकिंग और इंफ्रा मिला के लगभग 40% होना चाहिए। अब आप बैंकिंग को ज्यादा जोर दें, आपको उसमें ज्यादा कंफर्ट लगता है, तो उसमें 35 से 37% डाल के 5-7% इंफ्रा में डालें। आपको वो कहीं ना कहीं हर किसी को जो एक कहना है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको कंफर्ट देना चाहिए कि आप रात को बहुत आराम से सो सकें चाहे मार्केट 10% डाउन हो। तो जब आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उस समय एक चीज एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं कि जिस दिन मार्केट खराब होगा क्या मैं सो सकूंगा। तो जब हम क्लाइंट्स के साथ यही बात करते हैं कि यू शुड इमेजिन द वर्स्ट ऑफ दोज स्टॉक्स, and if you can sleep peacefully with that, that is the kind of stocks and the variation in your portfolio that you should kind of build into your portfolio. तो लगभग 40 से 45% between banking and infra, 5 से 7% between metals, टेक एज आई सेड 20 से 22%। अगर आपको सेफ्टी ज्यादा चाहिए तो आप ये 20 को 25% भी टेक्नोलॉजी में कर सकते। चलिए, तो शैल जी के इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में जो अनुज जी ने बोला, अगर आप उसको बारीकी से सुने समझें तो अच्छा निवेश वही है जो अच्छी रात को नींद भी दे और सुकून भी ना जाए जब बाजार गिरे तो। अच्छा अनुज जी, अभी आप इस प्रश्न के उत्तर के एवज में जब बैंकिंग का जिक्र कर रही थी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर रही थी, यकीन मानिए बीते 6 महीने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मुंह देखा है हमने, चाहे वो सीमेंस हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें LNT हो, चाहे वो GMR हो, चाहे वो IRB हो, बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सस्टेनेबल रहा है। एंड स्पेशली क्योंकि बजट काफ़ी नज़दीक खड़ा है, आप इस स्पेस पर आपकी राय क्या रखती हैं? कैसे अप्रोच करें आप इस स्पेस को, कैपिटल गुड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को? देखिए ये सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है। आप अगर देखेंगे 2008 के बाद, चाहे वो लार्सन है, ABB है, सीमेंस है, जो मल्टीपल्स उस समय देखे थे उस मल्टीपल्स के कहीं भी आप आसपास नहीं, केपेक्स साइकिल ही नहीं थी। अब आप वो केपेक्स साइकिल देख रहे हैं। अब लार्सन के अगर आप पिछले 1 महीने के ऑर्डर विन्स देखेंगे, ये जो कल बैंगलोर का एक बड़ा प्रोजेक्ट उसको मिला है, इस हिसाब से जो रुझान है वो ये लग रहा है कि अगले 3 से 5 साल में इन लोग के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने वाली है, एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है, फंड्स की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये आपको एक 17-18% कैगर मंथ ईयरली देगा डेफिनेटली। एंड उसको आप आराम से जितनी क्वालिटी ले सके, तो हमने ऑलरेडी ABB सीमेंस को बहुत स्ट्रांगली मूव करते हुए देखा है। Larsen I think can give you a very strong move even in the next 1 year. तो we are positive on infra. Mid cap infra में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, but definitely returns भी ज्यादा है। एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि हमने जिस तरीके से मिड कैप्स को कोलैप्स होते हुए देखा है पिछले 3 से 4 महीने में, एंड वो सिर्फ यहाँ नहीं देखा है, अगर आप रसल को भी उठा के देखें इन द US मार्केट, सब जगह वो कोलैप्स हुआ है। आई थिंक वो एक और अपॉर्चुनिटी है 3 से 4 साल के लिए, बट इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। इट इज SIP इंस्टेड ऑफ 3 months, दैट वुड प्रोबेबली बी एन SIP फॉर 6 months to 8 months, जहां पे अगर आप 3 से 4 साल का व्यू लेते हैं तो वो आपको एक अच्छा मूव देंगे। एक चीज जो मैंने इस बार नोटिस की है, जो काफी क्लाइंट्स बोलते हैं कि इस बार काफी नए निवेशक आए हैं और उन्होंने कभी डाउन टर्न देखा नहीं है, तो पिछले 1.5-2 साल के बाद जब ये 1-1.5 महीना देखा है तो उनके लिए ये प्रोबेबली पहला टाइम है। उन्होंने शायद देखा नहीं है 2006 से 2008 में जब हमारी इतनी बड़ी रैली थी तो हमारे 25-25, 20-20% के करेक्शन हुए थे वो 2-3 साल में, कि चाहे मार्केट ने 40% का रिटर्न दिया हुआ सालाना, पर उसमें 25% का रिटर्न 25% के कट्स हमने बार बार देखे थे। एंड ग्लोबल लेवल पे देखे थे जब टर्किश लीरा काफी गिरा था, करेंसी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो हर बुल मार्केट में आपको करेक्शंस मिलते हैं। आई थिंक द ओनली डिफरेंस, बिकॉज इस बार क्योंकि वो कोविड रिलेटेड है, आई थिंक कहीं ना कहीं जब आपको मार्केट ओवर लेवर्ड लगे तो एक 10% प्रॉफिट लेके फॉर डेज लाइक दिस आप रख सकते हैं, जो पहले शायद हम एडवाइज नहीं करते थे। हम कहते थे कि आपने डाल दिया पैसा, अब आप 3 साल तक जस्ट राइड इट। आई थिंक वहां पे ये कोविड और ओमिक्रॉन्स और जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज देते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 10 से 15% प्रॉफिट जब भी मार्केट एक बहुत अच्छा मूव दे,
I think that's worth taking. That's the change in investment advice that I'm probably instituting in our systems. ये तो दो बहुत बढ़िया बातें आपको अनु जी ने बताई है। निवेश वो कीजिए जहां पर आपको रात की नींद बहुत अच्छी आए, अगर ज़बरदस्त प्राइस इरोजन भी हो। और अब जो वॉलेटिलिटी का दौर हमारे साथ आता हुआ दिख रहा है, अच्छा मोमेंटम लॉन्ग साइड पर मिले तो वहां पर मुनाफा ज़रूर वसूल करें उस दिन के लिए कि जब बाजार डिप में आएगा तो ख़रीदारी के लिए पैसे हों। अनु जी, आप एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो बना रही थी। यहाँ से आगे के लिए हम लोगों ने बैंकिंग में 35 से 40% पैसा जोड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, टेक में 20 से 25, मेटल्स में 5 से 7, अब ये हो गया 65 से 70% ओवरऑल। बताइए 35 से बचा हुआ 30% कहाँ लगाएंगे आप पैसा? देखिए, हर किसी की रिस्क कैपेसिटी अलग होती है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप मिड कैप्स, फाइन केमिकल्स, रियल एस्टेट, ये सब अपकमिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न है। और अगर आप एक लो रिस्क बट मीडियम रिटर्न्स देखना चाह रहे हैं तो आपके पास एफएमसीजी है, फार्मा है, तो वो सेक्टर्स थोड़े इंडिविजुअल टेस्ट के ऊपर बिल्ड करते हैं एंड जिस हिसाब से आपको कंफर्ट हो वो उस हिसाब से आपको उस सेक्टर्स में एलोकेशन देना चाहिए। एंड दिस इज प्रोवाइडेड आप खुद वो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर आप म्यूचुअल फंड या पीएमएस को या एआईएफ्स को पैसा देंगे तो वो भी आप जिस हिसाब से रिस्क प्रोफाइल होगी या रिस्क फंड होगा वो भी उसी हिसाब से बिल्ड करेंगे। अगर आप इंडिविजुअली बिल्ड कर रहे हैं तो मैंने लगभग आपका 65% दे दिया। 30-35% आप एक बार और सोच के कि कितना रिस्क लेना है या किस हिसाब से घुसना है, मेरे ख्याल से आप उस अनुसार डिसाइड करें। ये आपका एक शानदार पोर्टफोलियो अनु जी ने बनाया है। अगर फिलहाल आप बाजार में निवेश कर रहे हैं, मैं एक बार और रिपीट करता हूं ताकि ये जो पाई ग्राफ है आप समझ लें। 35 से 40% आपको पैसा डालना है बैंकिंग और इंफ्रा में। आपके सामने टेक्नोलॉजी स्पेस में 20 से 25%, मेटल्स में 5 से 7 और बचे हुए 35 में मिड कैप्स, फाइन केमिकल्स और रियल एस्टेट आता हुआ दिख रहा है। अनु जी, हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त करेक्शन बाजार में देखा 18,600 से 16,400 तक। कोई ऐसे सेक्टर्स जो अभी भी ओवर वैल्यूड आपको दिख रहे हो? ऑनेस्टली पर्सनल चॉइस की बात है। हमने हर बार देखा जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है तो एफएमसीजी डज वेरी वेल, बट इस बार मुझे कन्विक्शन एफएमसीजी में थोड़ा कम है एंड ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। आई थिंक दे विल स्टिल गिव यू मार्केट रिटर्न्स, बट आई थिंक market plus returns will not be there in FMCG. So I think valuations जहाँ पे 60 और 65 और 70 होते हैं, एंड क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके ये जितने यूनिकॉर्न्स लिस्ट हो रहे वो भी एक मल्टीपल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे, बट वहां पे आप ग्रोथ प्रीमियम प्लेस कर रहे हैं। एंड एक चीज जो शायद मैंने दिवाली पे भी आपको कही थी कि वो जो हमारे लिए एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट होता था कि जब मार्केट गिरता था तो आपको फार्मा और एफएमसीजी सपोर्ट देते थे, आई थिंक वो एक मैंटल आपको आईटी ने पकड़ के दिखा दिया है कि ग्रोथ भी दे रहा है और सिक्योरिटी भी दे रहा है। तो इस कारण से आई वुड से कि जो मेरा एफएमसीजी का एलोकेशन हुआ करता था, आई एम रेडी टू शिफ्ट दैट टू आईटी फॉर द नेक्स्ट प्रोबेबली एटलीस्ट अ ईयर। जब तक वो ग्रोथ आपको हायर टीन्स में मिल रही है तब तक तो मैं एफएमसीजी के बजाय आई वुड प्ले इट थ्रू आईटी। जी, इनफैक्ट यकीन मानिए अनु जी, मैं इसी प्रश्न पे आ रहा था कि आप आईटी पे अगर आप देखें काफ़ी फोकस कर रही हैं, आपने खुद ही कहा, और जो डिजिटल और डिजिटाइजेशन की वेव चली है पिछले 1-1.5 साल में उसमें सबको बेनिफिट काफ़ी मिला। लेकिन विद इन द आईटी अगर आप देखें, आज हम जश्न मना रहे थे कुछ देर पहले बिरला सॉफ्ट के, अगर आप देखें ऑल टाइम हाई पे पहुंचने का। मिड कैप आईटी ने वाकई बहुत एक सब्सटेंशियल मूव दिया है बीते 1 साल स्पेशली। अगर आप मिड कैप आईटी में आपका कितना फोकस है और यहाँ पे कुछ प्रिफर्ड स्टॉक्स जिन पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कि हाँ इनमें अच्छे रिवॉर्ड्स देने की पॉसिबिलिटी है? आपने पूरे अपने ड्रीम पोर्टफोलियो में 20% वेटेज आईटी को दिया है, बट विद इन दैट बास्केट व्हाट अबाउट मिड कैप आईटी? देखिए, वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो जिस तरीके से 1 साल में चले हैं, हमारी एक रिसर्च है, आई हैव अ व्हाइट लिस्ट व्हिच इज हमारी रिसर्च की कवरेज।
तो चाहे बहुत से स्टॉक्स अच्छे चले, हम अपने 200 सवा 200 स्टॉक्स जो कवर करते हैं, हम उसी के हिसाब से क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं। तो उसमें हमारे पास परसिस्टेंट है, कोफोर्ज है, अब हमने टेक महिंद्रा को भी ऐड किया। मैं आज सुबह सुन रही थी कि आप जिस तरीके से टेक महिंद्रा पे बोल रहे थे, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव विद 5G कमिंग एंड विद टेक महिंद्रा हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर लास्ट ईयर। तो आई थिंक दो इट्स नॉट अ स्मॉल कैप और मिड कैप, आई थिंक वो एक स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। इन्फोसिस हमारा टॉपिक रहा है लार्ज कैप्स में, वो रहेगा। आई थिंक परसिस्टेंट इज समथिंग जहाँ पे हम काफी टाइम से पॉजिटिव है और हम रहेंगे उस पे पॉजिटिव। नॉट टू से कि माइंडट्री या एम्फेसिस और ये सब नहीं चलेंगे, बट दिस इज जस्ट हमारे रिसर्च और हमारे एनालिस्ट की जो पिक्स हैं, उनके ऊपर उनको पर तवज्जो देते हुए और उनके कंप्लीट रिस्पेक्ट देते हुए, आई थिंक दैट वुड बी आवर टॉप पिक्स व्हिच वुड बी इंक्लाइंड टू। अनु जी, आप एक बहुत ही जाना माना स्कीम और फंड चलाती हैं जहां पर आईपीओ निवेश के लिए एक खासा रुझान रखा जाता है। क्या बाजार यहां पर अभी भी आपको बहुत फ्रॉथ में दिख रहा है? आज एक लिस्टिंग हुई है 35% प्रीमियम के साथ। आईपीओ बाजार पर आपकी टिप्पणी? जी, वो फंड मैं नहीं चलाती हूँ, वो हमारा एएमसी चलाता है, मैं ब्रोकिंग साइड पे हूँ। लेकिन हाँ, आईएफएल वेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट एआईएफ प्रोवाइडर्स और हमारा अभी भी प्री आईपीओ एक फंड खुला हुआ है। तो वहां पे हम बेसिकली वैल्यूएशन वाइज जाते हैं, कहीं पे फ्रॉथ होती है, किस समय आपने लिया है, वो आजकल पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से प्री आईपीओ में फंड्स चल रहे हैं, आई थिंक फ्रॉथ इज रिलेटिव। आप सही स्टॉक पे सही टाइम पे प्री आईपीओ में लेंगे या लिस्टिंग पे आजकल उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन आप प्री आईपीओ में अगर पूरा जस्टिफिकेशन देखेंगे, जैसे अब जनवरी में जितने आ रहे हैं, चाहे वो फार्म इजी है या अदर्स है, उस तरीके से आई थिंक काफी अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं जहां आपको लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। प्री आईपीओज में भी ऑफर्स, चाहे आप डायरेक्टली ले रहे हैं चाहे आप थ्रू प्री आईपीओ फंड्स ले रहे हैं, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी है और वो अपॉर्चुनिटी रहेगी, बिकॉज वो जो एग्रीगेशन का एक वैल्यू ऐड होता है, बिकॉज आप एक इंडिविजुअली एक स्टॉक लेंगे या आप लिस्टिंग पे लेंगे और एक बार्गेनिंग पावर होती है एक फंड हाउस की, एक एएमसी की, जो बैठ के एक टाइम पे 2000 करोड़ का नेगोशिएशन करता है, वो बहुत फर्क होता है। तो इट इज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द होल प्रोसेस जहाँ पे क्लाइंट का फायदा होता है। हाँ, बिकॉज वो एआईएफ है तो एक मिनिमम अमाउंट काफी ज्यादा होती है, बट आई थिंक अभी भी अगले 1.5 से 2 साल, एंड खासकर आई डोंट नो, आज मैं पढ़ रही थी कि इंडिया हैज कम टू द नंबर 3 पोजीशन इन यूनिकॉर्न्स, सो आफ्टर यूएस एंड चाइना इट इज डिस्प्लेस्ड यूके एंड वी गॉट द बिगेस्ट यूनिकॉर्न्स। एंड जिस तरीके से यूनिकॉर्न्स लिस्ट होंगे अगले 1-1.5 साल, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। चलिए, खुश नसीब वो निवेशक जो एक इतना बड़ा पैसा एआईएफ में डाल सकते हैं। नॉर्मल निवेशकों को तो सिर्फ और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन झेलना पड़ता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके का आईपीओस में। अनु जी, पिछले 2 साल में और उससे 6 महीने अगर आप और पीछे देखें या पिछले 6 महीने में देखें, एक नया यूनिवर्स भारत में क्रिएट हुआ है और ये है ब्रोकिंग कंपनीज का, डीमैट कंपनीज का और एक्सचेंजेस का। बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूएशंस में इजाफा और प्राइस एक्शन देखा है। करोड़ों लोग हमारे साथ इस बाजार में जुड़ते हुए। क्या ये ओवर स्ट्रेच्ड है या एक नया फील्ड हम लोग देख रहे हैं जो आगे बढ़ता ही रहेगा? देखिए, हम जिस तरीके से एक डिजिटल, एक तो जिस तरीके से नैस्डैक है यूएस में, आई थिंक हमारा एक नया डिजिटल एसेट्स क्रिएट हो रहा है। चाहे वो बिगनिंग में आप सीडीएसएल से देखें या कैम्प से देखें, और फिर आपका आईएक्स लिस्ट हुआ, आपके जोमैटोज लिस्ट हुए, आपके नाइकाज लिस्ट हुए, तो ये एक अलग तरीके का, आई थिंक आप आज ये देख नहीं पा रहे हैं, बट 2 से 3 साल में आपके पास एक पूरा डिजिटल इंडेक्स होगा जिसमें ये सारे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। जिस तरीके से पहले हम एक सेंसेक्स देखते थे, फिर हम निफ्टी देखते थे, अब मेरे ख्याल से एक नए इंडेक्स का क्रिएशन का शुरुआत हो गई है। इसमें ग्रोथ रहेगी। हमने जिस तरीके से ब्रोकिंग कंपनीज को देखा है पिछले 2 साल में रिटर्न्स कमाते हुए, बिकॉज रिटेल ने जिस तरीके से एंट्री ली है, आई डोंट थिंक कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी। हो सकता है थोड़े 1-2 क्वार्टर के बाद वॉल्यूम्स थोड़े से कम हो जाए,
बट आई थिंक दिस इज हियर टू स्टे। आई थिंक अभी एनएससी के लिस्टिंग की कोई डेट आई नहीं है, बट जिस तरीके से एनएससी के मूवमेंट होता है और एक प्रॉक्सी उसका आप बीएससी पे देख रहे हैं, जिस तरीके से आईएक्स के ऊपर आप एक मूव देख रहे हैं, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली हियर टू से। थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का फ्रॉड जब पूरे मार्केट में आता है तो उसमें भी आता है, बट आई थिंक दे आर फेयर इनफ टू प्ले। अगर आप एनएससी के प्राइसेस जो चल रहे हैं ऑन द स्टॉक वेयर इट्स बीइंग ट्रेडेड, I think 35 to 40 times for a company like NSE, it's very fair and very valuable at that price, because आप जिस तरीके से the Zomatos and Nykas को देख रहे हैं, तो profitable companies अगर 40 और 45 पे list होंगी, तो people will still be buyers for NSE at that price. So I think this is here to stay, and this will continue to play an important part in the future. अच्छा अनु जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न है। अभी आपने बैंकिंग पे टिप्पणी करी, मैं एनबीएफसीज की तरफ आता हूँ। अभी जब आरबीआई ने ये कहा कि जनाब हम आपको अब पीसीए फ्रेमवर्क के तहत लाएंगे, अब आपको अगर आप देखें कहीं ना कहीं रेगुलेटर इस स्पेस में अगर आप देखें जो है वो अब कड़ा रुख अपना के बैठा है, और ऐसे में आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, आपको क्रीमी लेयर के साथ ही चलना पड़ेगा। ये दौर हमने 10 साल बैंकिंग में भी देखा। आप लोगों ने इस आदेश के बाद एनबीएफसीज में और अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किया है, जहां पे जो जिन एनबीएफसीज को आप टारगेट कर रहे थे, किनको अवॉइड किया है और किनको प्रेफर किया है? देखिए, जहां तक कि मेरे मॉडल पोर्टफोलियो की बात है, बजाज फाइनेंस वाज इट, एंड बजाज फाइनेंस को इससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं है, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी इन कंप्लायंस विद ऑल द रूल्स व्हिच वाज सेट। जहां तक कि बड़े एनबीएफसीज हैं, उनको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। And given that the cycle is slightly volatile, we would prefer to be with the bigger ones. I'm not saying that the smaller ones will not give returns. वो काफी अच्छा रिटर्न देंगे, but volatility बहुत आएगी। जब बजाज फाइनेंस में इतनी volatility है, तो छोटे वाले, चाहे वो महिंद्रा फाइनेंस है या कुछ कोई भी पकड़ लीजिए, उसमें काफी volatility रहेगी। I think the only way to play the cycle, and given the way that Bajaj Finance is also getting into a digital mode, and as I was talking about a digital indice itself, I think we would stick to either that or to HDFC Limited in the top two, NBFCs, rather than play the lower cycle where there is a slightly higher risk. So we're just sticking with the NBFCs which are larger and which are already in compliance with those rules. तो हमेशा उस काउंटर पर और उस ट्रेड पर ध्यान दीजिए जो रेगुलेटरी साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल को अच्छी तरीके से भांपे और उसको राइट करे। एनबीएफसी स्पेस में अनु जी को पसंद आते हुए बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी, और आईटी क्षेत्र में खासकर मिड कैप आईटी में टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, और लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस। अनु जी, आप हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ी इस समय, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं मान के चलता हूँ क्रिसमस सीजन आपको न्यूयॉर्क में फ़िलहाल पूरे चरम पर दिखेगा। आपको, आपके परिवार को, आईआईएफएल वेल्थ के शेयर होल्डर्स और निवेशकों को, साथ साथ जो आप एआईएफ स्कीम्स चलाती हैं, उन सब के शेयर धारकों को सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से इस फेस्टिवल सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और आईएफएल परिवार से सबको हमारी तरफ से पूरे सीजन ग्रीटिंग्स और एक बहुत बहुत शुभ नया साल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वापस बाजार से जुड़ते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स को वीरेन जी और मैं यहीं समाप्त करते हैं। कमान संभलवाते हैं नीरज जी को। 17,000 के पार नीरज जी निफ्टी और 35,000 के पार